गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम नूतन वर्ष 2021 में पहला वीडियो बना रहे हैं और उसमें हम आज अति प्रभावकारी लोगों की 7 आदतें जो स्टीफन आर कवी द्वारा लिखा गया है और इसका हिंदी अनुवाद डॉक्टर सुधीर दीक्षित द्वारा किया गया है। इस पुस्तक में ये जो 7 आदतें हैं जो सफल होने के लिए आवश्यक है, जो प्रभावकारी लोगों में रहता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें पहली आदत जो है वो बताया गया है कि आप प्रोएक्टिव बनिए, आप अग्र सक्रिय बनिए, आप किसी भी चीज़ का प्लानिंग पहले से कीजिए, सोच के काम कीजिए, एकाएक कोई काम नहीं कीजिए। दूसरा, इसमें जो आदत हैबिट बताया गया है अति प्रभावकारी लोगों का, वो अंत को ध्यान में रखकर शुरू करना चाहिए। ये चाणक्य भी बता चुके हैं कि किसी भी काम को करने से पहले उसका अंत को ध्यान रखना चाहिए। और इसके बाद इसकी तीसरी आदत है कि पहली चीज़ पहली रखें। मतलब क्या है कि कोई भी इम्पोर्टेंट काम आपके पास आ जाता है और आपको लगता है कि ये डिफ़िकल्ट है, इसलिए आप उसको टाल देते हैं, तो उसको टालें नहीं, इम्पोर्टेंट काम को पहले कर लें। और इसके बाद चौथी आदतें हैं कि जीत जीत सोचें, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, हर एक चीज़ को सकारात्मक नज़रिए से देखें। इसके बाद पांचवी आदत है कि पहले समझने की कोशिश करें और फिर समझ जाने की। किसी भी चीज़ को पहले जब आप सुनते हैं, देखते हैं, तो कोशिश करना चाहिए कि आप उसको अपने से समझने की कोशिश कीजिए। जब तक आप किसी भी फैक्ट को अपने से समझने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तब तक आप दूसरे को उसके बारे में नहीं बता सकते हैं। और इसके बाद छठी आदत में बताया गया है सिनर्जी। सिनर्जी मतलब रचनात्मक सहयोग। हमें एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए, एक दूसरे का कोऑपरेशन करना चाहिए, एक दूसरे के सहयोग से आपस में सहयोग करके आगे बढ़ना चाहिए। और सातवीं आदत आरी की धार को मजबूत करना बताया गया है। आरी की धार को मजबूत करना मतलब क्या, आप अपना पर्सनल कॉम्पिटेंस को मजबूत करें। जब तक आपका पर्सनल कॉम्पिटेंस मजबूत नहीं होगा, तब तक आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। और इन्होंने लेटर बुक भी लिखा है, उसमें बाद में जो बुक लिखा है उसमें इन्होंने 8वीं आदत को भी जोड़ा है, जिसमें इन्होंने कहा है कि अपनी आवाज़ खोजें और दूसरों को भी उनकी आवाज़ खोजने के लिए प्रेरित करें। तो थोड़ा डिटेल में हम इस पर चर्चा करते हैं। जैसे कि इन्होंने पहली आदत में बोले हैं कि प्रोएक्टिव बने। तो प्रोएक्टिव बनने का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का आपको प्लानिंग पहले से करना है। और आप इस किताब में कुछ भी लिखा गया है, कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, उसको भी हम आपके सामने लाना चाहेंगे। इसमें ये लिखा गया है कि विचार बोएं और कार्य की फसल काटें, कार्य बोएं आदत की फसल काटें, आदत बोएं चरित्र की फसल काटें, चरित्र बोएं नियति की फसल काटें। जैसा कि योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है कि हम जो आज हैं वो हम अपने भूतकाल के हर एक पल को जोड़ने से जो सम बना है, जो उसका जोड़ के योगफल बना है, वो आज हम हैं। और वही इस किताब में भी कहा गया है, इसमें अरस्तु को कोट करते हुए कहा गया है कि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। इसके लिए उत्कृष्टता कोई कार्य नहीं बल्कि आदत है। अरस्तु। आप अपने कर्मचारियों के साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करें जैसा कि आप उनसे चाहते हैं। तो प्रोएक्टिविटी में है कि आप जो कुछ आज हैं उसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार हैं। हमारा व्यवहार हमारी परिस्थितियां का नहीं बल्कि हमारे निर्णयों का परिणाम है। और इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिएक्शन की भी बात की गई है, जो कि महात्मा बुद्ध कह चुके हैं कि 2 तीर का सिद्धांत, कि आपके हाथ में एक्शन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एक्शन हैं जो प्राकृतिक आपदा है जो आपके हाथ में नहीं है।
जो किसी बॉस के द्वारा कोई आदेश है तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। किसी भी सरकारी तंत्र के द्वारा कोई आदेश निकाला गया है वो भी आपके हाथ में नहीं है। लेकिन जो आप रिएक्शन करते हैं, जो आपका रिस्पॉन्स होता है वो आपके हाथ में है। तो आप उसको कंट्रोल करके, रेगुलेट करके आप अपने आप को एक अच्छा आदत बना सकते हैं। प्रोएक्टिव बनने के लिए हमको पहल करना होगा, अपनी भाषा को सुनना होगा, दूसरे की बातों को सुनना होगा और हर परिस्थिति में एक प्रोएक्टिव हमारा भाषा होना चाहिए। जैसे कि अगर कोई काम नहीं हो रहा है तो हम ये बात करेंगे कि आइए हम इसका विकल्प देखते हैं। जैसे कि मैं अलग नीति से आप इस बात को करने की कोशिश करते हैं, आप अपनी भावनाओं को नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गया है जिसमें आप अपनी भावनाओं को कंट्रोल नहीं करेंगे तो बात बिगड़ जाएगी। तो एक प्रभावकारी प्रस्तुति करने के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो ये सब है कि प्रोएक्टिव में आप अपनी प्रतिक्रिया को चुनते हैं, आप स्वयं तय करते हैं कि आपको क्या करना है। अगर हमारी भावनाएं हमारे कार्यों को नियंत्रित करती है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उन्हें ऐसा करने की शक्ति दे देते हैं और अपनी जिम्मेदारी को त्याग देते हैं। मैं खुश होता अगर मुझ पर कर्ज नहीं होता, अगर मेरे पास डिग्री होती, अगर मेरे पास समय होता। तो ऐसा जो बात है ये हमको करना है। हम अपने भावनाओं को, अगर हम को भावनाओं को कंट्रोल करना है, ना कि भावनाएं हमें कंट्रोल करेंगे। प्रोएक्टिविटी जो है अंदर से बाहर की ओर बदला है, अलग बनना और अलग बनकर बाहरी परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन। मैं अधिक बुद्धिमान बन सकता हूँ, अधिक परिश्रमी बन सकता हूँ, अधिक रचनात्मक बन सकता हूँ, अधिक सहयोगपूर्ण बन सकता है। और इसका जो इस पुस्तक में जो दूसरी आदत कहा गया है कि अंत को ध्यान में रख के, अंत भला तो सब भला, हिंदी में कहावत भी है। आप जैसे कोई बगीचा लगाते हैं फल खाने के लिए, आम का बगीचा लगाते हैं, खेती करते हैं, तो उसमें भी आप सोच रहे हैं कि हम इतना गेहूं का बुआई कर रहे हैं, चावल हमने धान रोपा है तो कितनी फसल होगा। मकान बनाते हैं तो आप विजुलाइज करते हैं। तो आप कोई काम कीजिए तो उसका विजुलाइजेशन कीजिए, उसको चित्र आपके मन में होना चाहिए कि ये कैसे होगा। उसकी जब चित्र आपके दिमाग में होगा तो आपके सामने आगे सारा परिस्थिति का पर्दा एक एक करके उतरेगा, तो आप अच्छा से कर पाइएगा। आप व्यक्तिगत मिशन स्टेटमेंट बनाते हैं, पारिवारिक स्टेटमेंट होता है, परिवार को किस तरीका से ले चलना है, ऑर्गेनाइजेशन का स्टेटमेंट होता है। तो आप अंत को ध्यान में रख के, ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट मतलब क्या कि ऑर्गेनाइजेशन कहाँ जाएगा। पारिवारिक स्टेटमेंट मतलब परिवार मेरा, हम जिस ढंग से काम कर रहे हैं मेरा परिवार कैसे जाएगा। व्यक्तिगत स्टेटमेंट में जैसे हम रह रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं, जैसा हमारा दिनचर्या है, मेरा कैसा जीवन आगे जाएगा। तो ये ध्यान में रखेंगे तो हमारा लाइफ अच्छा होगा। तो इसमें बहुत कुछ बताया गया है। इसमें फिर एक कहा गया है, गेटे के द्वारा कहा है कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण चीज़ें सबसे कम महत्वपूर्ण चीज़ों के रहमो करम पर कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो जैसे कि क्योंकि जब पहली बार है कि किसी भी चीज़ को टाले नहीं, पहला चीज़ पहली रखे। तो ये यही कहा गया है कि आप जब किसी चीज़ को टाल देते हैं तो वो चीज़ फिर आपके लिए मुश्किल हो जाता है। जो आप कौन सा एक काम कर सकते हैं जो आप इस समय नहीं कर सकते हैं, जिसे अगर आप नियमित रूप से करें तो वह आपके व्यक्तिगत जीवन पर बड़ा सकारात्मक फर्क डालता है। आपके बिजनेस या व्यावसायिक जीवन में कौन सा काम इस तरह के परिणाम उत्पन्न कर सकता है। तो इस तरीके से हमको जो इम्पोर्टेंट काम है वो करना है। हमको सिद्धांत केंद्रित बनना है, हमको कभी भी व्यक्ति केंद्रित नहीं बनना है। जो हमारा सिद्धांत है, जो हमारा इंटीग्रिटी है, ऑनेस्टी है, हमारा टाइम मैनेजमेंट का है, कमिटमेंट है। अगर आप किसी को कमिट करते हैं तो उसको पूरा कीजिए। तो आप सिद्धांत द्वारा केंद्रित हैं, आप विवेक द्वारा केंद्रित हैं। आपके जो अनूठा मिशन लक्ष्य है
उसको आपने परिभाषित किया हुआ है और ये आपके दीर्घकालीन लक्ष्य में शामिल है। आप अपनी भूमिकाओं को पहचानते हैं। साप्ताहिक आप जो है अपने कार्यों का समीक्षा करते हैं। एक और है कि आप परस्पर निर्भरता से भी जब दोस्ती करते हैं तो एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। और आप जो है तो पहले समझने की कोशिश करें और फिर समझ जाने की, ये भी इनकी चौथी आदत है। जब आप किसी का विश्वास जीतते हैं, कोई आप पर क्यों विश्वास करता है? जब आपका वो कमिटमेंट देखता है, आपको किसी कार्य करने का लगन देखता है, आपकी जो व्यक्तिगत जीवन है उसका उदाहरण देखता है, तो आदमी आप पर विश्वास करता है। आप जब हमेशा पॉजिटिव सोच में रखते हैं, जब आप जीत का सोचते हैं, जब आप व्यक्ति को समझते हैं, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देते हैं, वायदा पूरा करते हैं, अपेक्षाओं को समझते हैं, व्यक्तिगत इंटीग्रिटी रखते हैं, और जब आप किसी से कुछ विथड्रॉल करते हैं, जब आप किसी का कुछ उसका मन मुताबिक काम नहीं करते हैं, तो उससे आपको दिल से माफ़ी मांगना चाहिए। और आपको हमेशा कोशिश करना चाहिए कि किसी को हम हेल्प करें, जिससे आपका उसके परसेप्शन में आपका डिपॉजिट बढ़ेगा। तो इस तरीक़ा से हम जो है सो अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। हम अपने चरित्र, कैरेक्टर, जैसे कि कहा गया है इंग्लिश में एक प्रोवर्ब है, जब व्हेन कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट, हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। तो चरित्र को अच्छा बना के रखना है, अपने आप को प्रचुरता की मानसिकता में रखना है, एबंडेंस की मानसिकता में रखने हैं। जितना लोग देता है उतना लोगों के पास फिर आ जाता है। एक रिलेशनशिप बना के रखना है, एक हमारा जो अनुबंध होता है उस पर हमको खरा उतरना है। जीत अनुबंध में 5 तत्व होते हैं, जैसे इच्छित परिणाम होता है, दिशा निर्देश होता है, संसाधन होता है, जवाबदेही होता है, परिणाम होता है, और कुछ मूलभूत सिद्धांत है जो कि सब समय से इसका उपयोग होता आया है। जैसे न्याय है, ईमानदारी है, सम्मान है, दूरदर्शिता है, जवाबदेही है, पहल करना है। ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के मुताबिक ये सब सही है। तो जिंदगी के सिद्धांत के प्रति जब हम शॉर्टकट अपनाते हैं तब हम मुश्किल में पड़ जाते हैं। इसलिए हम प्रेम चाहते हैं लेकिन वचनबद्धता नहीं चाहते हैं। वचनबद्धता होना चाहिए। हम सफलता चाहता है लेकिन मेहनत नहीं करना चाहते हैं। हम छरहरी काया चाहते हैं लेकिन हम केक मलाई खा रहे हैं, फैटी चीज़ खा रहे हैं। तो अन्य शब्दों में हम ऐसी चीज़ चाहते हैं जो हम कभी नहीं मिल सकती है, क्योंकि हम अच्छे चरित्र, बिना अच्छे चरित्र का पुरस्कार चाहते हैं। हमारे पास अच्छा चरित्र नहीं है लेकिन हमको अच्छा चरित्र का पुरस्कार चाहिए। और इन्होंने छठा जो बोला था कि आप रचनात्मक सहयोग का प्रयोग करें, सिनर्जी, आपस में सहयोग। तो इसमें है कि आपको प्रानुभूति डेवलप करना होगा, इम्पैथी डेवलप करना होगा, दूसरे को नज़रिए से दुनिया को देखना होगा। आप हर एक चीज़ को देखने की 2 नज़रिया होती है, एक आपका नज़रिया है, एक दूसरे का नज़रिया है। जब आप दूसरे के नज़रिया से उस चीज़ को देखेंगे तब उसको हम इम्पैथी कहते हैं। तब जाके आप उस लोग से, उससे भावनात्मक रूप से जुड़िएगा। जब आप उसको सुनिएगा, जब आप उसको भावनात्मक रूप से भी सुनिएगा और उसका जो तर्क है उसको भी सुनिएगा, तब आप वो आप पर विश्वास करेगा। सहानुभूति में तो केवल सहमत होना होता है, लेकिन परानुभूति की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि परानुभूति का है कि आप समझने की इरादे से सुनते हैं। पहले आप समझने की कोशिश करते हैं। इसमें यह है कि ज़्यादातर लोग जो है सो समझने के इरादे से नहीं सुनते हैं, बल्कि वे जवाब देने के इरादे से सुनते हैं। वे या तो बोल रहे होते हैं या बोलने की तैयारी कर रहे होते हैं। वे हर चीज़ को अपने खुद की पैराडाइम से फिल्टर करते हैं। तो पहले हमको दूसरे की बात को सुनना चाहिए, उनकी बात को समझना चाहिए, तब जाके रिएक्शन करना चाहिए। और आप जैसा कि जानते हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान जो है हमारा फिजिकल नीड है। फिजिकल नीड के बाद हमारा इमोशनल नीड भी होता है। कोई हमको समझे, कोई हमको समर्थन दे, हमारे बातों को कोई मान्यता दे, कोई हमको सराहे, ये आदमी का नीड है। जैसे कि मास्लो का हायरार्की नीड है कि सबसे पहले फिजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, सेफ्टी नीड के बाद सोशल नीड है,
एस्टीम नीड है, इसके बाद जो है सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड है। तो हम जब हमारी फिजिकल नीड पूरी हो जाती है तो हमको इमोशनल नीड का ज़रूरत होता है। तो उसको आपको ध्यान देना होगा। जब आप किसी से बात करते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, तभी वो आदमी आपको समझेगा। जब आप उसकी बात को सुनिएगा तभी वो आपकी बात सुनेगा। और एक यूनानी कहावत भी है कि इथोस पैथोस लोगोस। इथोस का मतलब होता है कि आप विश्वास का एक वातावरण बनता है। सबसे पहले आप चरित्र और फिर आपके संबंध और फिर प्रस्तुति का तर्क। तो इसमें है कि पहले इथोस विश्वास जगाते हैं, फिर पैथोस मतलब भावना होता है, लोगोस होता है तर्क। आप जब किसी को बात करना शुरू करते हैं और एकदम तर्क पर आ जाते हैं तो वो आपके बात को स्वीकार नहीं करेगा। आपको पहले इथोस विश्वास एक जमाना होगा, फिर आप उसको भावना, फिर जो हमारा ह्यूमन फीलिंग है उस फीलिंग के मुताबिक बात करना होगा, और फिर अपना आपको तर्क जो है कहना होगा। तो इसमें है कि इथोस आपकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता है, या आपकी अखंडता और दक्षता में लोगों का विश्वास है। यह वह विश्वास है जिससे आप प्रेरित और अर्जित किया है, आपने अपने वर्षों से मेहनत से अर्जित किया है। यह आपका भावनात्मक बैंक अकाउंट है। पैथोस है परानुभूति वाले पक्ष है। जब आप किसी की बात को ध्यान से सुनते हैं, संप्रेषण जो है इसका अर्थ है कि आप सामने वालों के संप्रेषण की भावनात्मक प्रबलता के अनुरूप महसूस करते हैं। लोगोस का अर्थ है प्रस्तुति का तर्कपूर्ण पक्ष। इसके बाद आप तर्कपूर्ण पक्ष अपना रखते हैं। और रचनात्मक सहयोग का सिद्धांत है कि अत्यावश्यक चीजों में एकता, महत्वपूर्ण चीजों में अनेकता, सभी चीजों में उदारता। तो सिनर्जी जो है ये भिन्नताओं को भी महत्व देता है। जब आप भिन्न भिन्न लोगों से मिलते हैं, उनके विचार को सुनने की कोशिश करते हैं, उनके तर्क को सुनते हैं, तो आपका एक पैराडाइम भी विकसित होता है, आपका नजरिया दृष्टिकोण भी बढ़ता है। और जब हम दूसरे की बातों को ध्यान दे देते हैं तो सिनर्जी जो है ये लोगों के बीच की मानसिक, भावनात्मक तथा मनोवैज्ञानिक भिन्नताओं को महत्व देता है। और महत्व जब देता है तो ये एहसास कराता है कि लोग दुनिया को उस तरह से नहीं देखते जैसे कि ये सचमुच है, बल्कि उस तरह से देखते हैं जैसे वे खुद हैं। लेकिन हमको अपने तरफ से भी दुनिया को देखना है, और दूसरा जैसे दुनिया को देखता है उस तरीके से भी दुनिया को देखना है। और इसके बाद इन्होंने 7वीं जो आदत बताई थी कि आरी की धार मजबूत करें, उन्होंने इस पर जोर दिया कि आप अपना व्यक्तिगत रूप से कॉम्पिटेंस बढ़ाइए। जो आपका शारीरिक फिजिकल फिटनेस है, व्यायाम, पोषण, पौष्टिक खाना खा के, एक्सरसाइज करके, जॉगिंग करके, रनिंग करके, स्विमिंग करके, और आप डिफरेंट टाइप से अपना फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा के अपना फिजिकल फिटनेस बनाते हैं, मानसिक बुद्धि मजबूत करते हैं। आप पढ़ते हैं, कल्पना करते हैं, लिखते हैं, सोचते हैं, चित्रण करते हैं, विजुलाइज करते हैं, और सामाजिक रूप से लोगों से जुड़ते हैं। आप सेवा करते हैं, परानुभूति करते हैं, सिनर्जी है, लोगों को आपस में जोड़ते हैं, एक सोशल रिलेशनशिप बनाते हैं। और फिर आध्यात्मिकता से भी अपने आप को मजबूत करते हैं। आपकी मूल्य स्पष्टीकरण है, प्रतिबद्धता है, आपकी साधना है, आप योग प्राणायाम करते हैं, आप ईश्वर से एकाकार अपने आप को करते हैं, और आप प्रकृति और मनुष्य में संतुलन की बात करते हैं। तो इस किताब में बड़ी अनोखी अनोखी बात की लिख गई है। इसमें कुछ शब्दों पर जोर दिया गया है, जैसे आप प्रोएक्टिव बनिए, आपको सिनर्जिस्टिक बनना है, समझौतावादी नहीं बनना है, आपको जीत जीत सोचना है, आपको जीत हार या हार जीत को नहीं सोचना है, आपको शुरुआत जो है अंत को ध्यान में रखकर करना है, न कि वर्तमान का। और आपको जो है सो अंत को जब ध्यान में रखिएगा, और साथ ही निरंतर फीडबैक तथा यात्रा पथ में सतत सुधार करना होगा, और आपको इम्पैथी रखना होगा, क्योंकि कोई भी हाईटेक जो है, हाईटेक कभी सक्सेस नहीं होगा जब तक कि हम हाई टच से काम नहीं करते हैं। तो इस तरीका से जो है इस किताब में काफ़ी अच्छा तरीका से व्याख्या किया गया, और ये किताब काफ़ी लोकप्रिय भी है। और इस तरीका से हम देखते हैं कि अगर जब हम बुक पढ़ते हैं तो हमारा एक पैराडाइम विकसित होता है। और हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप भी बुक पढ़िए
और जब आप बुक पढ़ते हैं तो आपका एक दुनिया को देखने का नज़रिया बढ़ता है। और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप स्वस्थ रहें, आपके परिवार के सभी लोग स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।